गाइस, तो आज मैं कयान जैसे आपके साथ वापस एक और नया टॉपिक लेके आ चुका हूँ। हाँ, तो आज के हमारे टॉपिक का नाम है इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन। ये टॉपिक बहुत ही अमेजिंग टॉपिक है, तो इस पर ध्यान से करना और ब्रिटिशर्स से कितने बुरी तरह हमारा पार्टीशन करवाया है और उनको कैसे करना चाहिए था और पार्टीशन करने के सारे स्टेप्स भी इस बार मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस अमेजिंग वीडियो। तो पहले हम लोग जानते हैं कि इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन कब हुआ। तो आपको सब पता है कि 1947 में हमें इंडिपेंडेंस भी मिल गई थी और हमारी आज़ादी की डेट क्या है? 15 अगस्त 1947, राइट। पर पाकिस्तान की आज़ादी की डेट है 14 अगस्त 1947। पार्टीशन 14 अगस्त को हुआ था। बहुत सारे लोगों को लगता है ये पार्टीशन 15 अगस्त को हुआ था। नहीं, पाकिस्तान 14 अगस्त से और 13 अगस्त और 14 अगस्त के बीच में पार्टीशन हुआ था। तो आपको ये तो पता चल गया कि पार्टीशन कब हुआ था। वे पार्टीशन के वक्त हुई कुछ जानकारी आपको मैं बता देता हूँ। लोग ऐसा कहते हैं कि पार्टीशन के वक्त हमारी इतनी बुरी हालत थी जितनी बुरी हालत हमारे ब्रिटिश रूल में भी हुई नहीं थी। 200 सालों के ब्रिटिश रूल में भी हमारी इतनी बुरी हालत नहीं थी जितनी बुरी हालत पार्टीशन के वक्त हुई थी। खून खराबे, धर्म परिवर्तन, फिर इंडिया से पाकिस्तान अपना घर बार छोड़ के मूव करना, पाकिस्तान से इंडिया घर बार छोड़ के मूव करना, इतना खून खराबा हुआ था कि अब बात ही मत पूछो। उल्टा लाहौर तो और पंजाब की एक ट्रेन थी या शायद चंडीगढ़ की, लाहौर तो चंडीगढ़ की ट्रेन थी। जब वो ट्रेन चंडीगढ़ पहुंची तब अंदर कोई जिंदा नहीं था। सारे पैसेंजर्स मारे जा चुके थे इस खून खराबे में। आधे रास्ते में उन ट्रेन वासियों को पता चला कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हो चुका है और यही बात को छेड़कर हो गई लड़ाई। पर सोचो, इतना खून खराबा हुआ ही क्यों? मेरा कहने का मतलब है, अगर पार्टीशन की स्टेप्स पहले से डिसाइडेड रहते तो इतना तो खून खराबा होता ही नहीं ना। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। तो पार्टीशन के कुछ स्टेप पहले से डिसाइडेड होते तो इतना खून खराबा तो होता ही नहीं ना। अभी पार्टीशन हमारा हुआ ही क्यों, हम लोग ये जानते हैं। जब एक्चुअली अंग्रेज भारत में आए थे तब उन्होंने क्या किया, उनको उस वक्त मुगल साम्राज्य चल रहा था। फिर जब पहले हमारा बैटल हुआ, बैटल ऑफ बक्सर, वो सब, तो उसमें जो बंगाल था वो युद्ध के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद बंगाल ब्रिटिश कंट्रोल में आ गया। अभी ब्रिटिशर्स को पता था कि अगर इन पर राज करना है तो इनकी एकता को भंग करना होगा। पहले जब तक ब्रिटिशर्स भारत में नहीं आए थे तब तक हिंदू, मुस्लिम और सारे धर्म एक साथ मिलकर रहते थे। पर ये सब फैला हुआ ब्रिटिशर्स के कारण। एक्चुअली हुआ क्या, ब्रिटिशर्स आए तब उन लोगों ने हमारी धन संपत्ति तो देखी, उन पर लालच भी उनको पैदा हुआ। पर उन्होंने एक और बात गौर की कि हमारे भारत में एकता बहुत है और अगर हमें भारतवासियों पर राज करना है, पूरे भारत को अपने कंट्रोल में लेना है, तो हमें भारत की एकता को तोड़ना होगा। आपको पता है कि पहले अखंड भारत था। आपको उसकी यहाँ पर एक फोटो भी दिख रही होगी, वो अखंड भारत था पहले के जमाने, पहले जब मुगल, तो पूरा अखंड भारत था। वो सबसे पहला एम्पायर कौन था? मौर्यन एम्पायर। तब से ही अखंड भारत की शुरुआत हुई थी। अखंड भारत में 15 से भी ज्यादा देश थे, जिनके मुझे नाम याद है मैं बता रहा हूँ। एक तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान,
इंडिया तो ऑलवेज आता ही होगा। इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे हैं जो अभी मुझे पूरे तो नाम याद नहीं है। तो फिर ये अखंड भारत था हमारा। अभी धीरे धीरे अंग्रेजों ने जब अपना राज शुरू किया, जब मुगल एम्पायर 1857 में खत्म हो गया, तब अंग्रेजों का जो रियल रूल था वो स्टार्ट हो गया। एक्चुअली ईस्ट इंडिया कंपनी 1857 तक ही थी। 1857 जब पूरा भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का राज हो गया, तब ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश एम्पायर के द्वारा टेक ओवर हो गई। अभी पहले क्या था, ईस्ट इंडिया कंपनी पर रूल था ना 1857 तक, उसके बाद ब्रिटिश एम्पायर का रूल हो गया, क्वीन विक्टोरिया, ये सब। तो 1857 तक हमारा भारत पूरा अखंड भारत था, पर जैसे ही ब्रिटिश रूल शुरू हुआ, हाँ नहीं मैं ये गलती कर रहा हूँ, जो मुगल एम्पायर के टाइम तक ऑलमोस्ट अखंड भारत टूट चुका था। ये पाकिस्तान मुगल एम्पायर के अंदर था, बांग्लादेश, इंडिया, बस इतने ही थे। मुगल एम्पायर के वक्त ये 3 ही देश थे, कि मैंने उसके पहले क्या कहा कि 15 देश थे। बाद में जब ब्रिटिशर्स आए तो और भी अखंड भारत में देश थे, पर वो मुगलों की टेरिटरी के अंदर नहीं आते थे। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि मैं मुगलों की बातें क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि उस वक्त मुगलों का जो कंट्रोल था वो दिल्ली पे था, जो उस वक्त की हमारी कैपिटल थी। एक्चुअली दिल्ली कैपिटल नहीं थी, वो कोलकाता कैपिटल थी, पर एज अ मेन कैपिटल वो लोग दिल्ली को मानते थे और कोलकाता को एज अ सेकेंडरी कैपिटल मानते थे। तो फिर इसलिए मैं मुगलों की बात कर रहा हूँ। बाकी पूरे अफगानिस्तान अब तक 7 देश अखंड भारत में बचे थे, बाकी सब ने पहले ही अपनी आज़ादी ले ली थी। तो 7 देश को तोड़ने का काम किया ब्रिटिशर्स। उनमें से 4 देश को तो स्विट्जरलैंड का करके लोग उनको भारत से तोड़ दिया, और बचे हुए 3 देशों पर राज किया ब्रिटिशर्स ने। अभी आपको लग रहा होगा कि ब्रिटिशर्स ने ऐसा क्यों किया, तो देखो उस वक्त अखंड भारत बहुत ही बड़ा था और ब्रिटिशर्स के पास इतनी आर्मी नहीं थी, उनका कंट्रोल तो इतने दिमाग था कि वो लोग पूरा अखंड भारत 15 के 15 देशों पर जबरदस्ती रूल कर ले, पर तब तक उनके पास इतनी पावर रही नहीं थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की 1-2 लाख सैनिक उनमें ज्वाइन हुए थे बस, और 7 देशों का कंट्रोल करने की, उनको हैंडल करने की उनके लिए पॉसिबल नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जब अगर उन्होंने ये सोचा होगा कि अगर ये 4 देश हमारे भी नहीं होंगे तो वो भारतीयों के भी नहीं होंगे, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अफगानिस्तान को बांटा। मुझे ऐसे प्रॉपर तो पता नहीं है कि टाइमलाइन वाइज। फिर श्रीलंका, म्यांमार, बांग्लादेश, कितने देश हुए, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, बांग्लादेश, ये 4 देश अंतिम में से उन तीनों को टुकड़े कर दिए धीरे धीरे। उस वक्त उन्होंने म्यांमार का नाम रखा बर्मा, हाँ बाद में वो चेंज हुआ म्यांमार में। अभी अफगानिस्तान सब आ जाए, बचे हुए 3 देश, एक द मेन लैंड ऑफ इंडिया जहाँ पर आज हम जिस तरह हम इंडिया कहते हैं, एक पाकिस्तान और आज का, और बांग्लादेश। फिर बांग्लादेश जो था उस वक्त बंगाल में आता था, क्योंकि वो पूरा अखंड भारत था तब, पाकिस्तान बांग्लादेश वो एक ही कंट्री में से तीनों। तो फिर वो पूरा बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार, ये सब जो थे वो पूरे बंगाल के रूप में आते थे। उस वक्त बंगाल सबसे अमीर स्टेट था, और
अभी के टाइम पर सबसे अमीर स्टेट कौन है? कौन है? महाराष्ट्र ना, महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु सबसे, और उत्तर प्रदेश को भी आप गिन सकते हो। बंगाल अभी इतना ज़्यादा रहा नहीं है। टॉप पे महाराष्ट्र है, सेकंड पे तमिलनाडु है, थर्ड पे गुजरात और फोर्थ पे उत्तर प्रदेश है। मुझे से प्रॉपर तो पता नहीं, पर फर्स्ट टू थर्ड के नाम मुझे याद है। पहला महाराष्ट्र, सेकंड तमिलनाडु, थर्ड गुजरात। तो बंगाल तो लिस्ट में से हट ही गया। अभी टॉप 5 की लिस्ट में से बंगाल हट ही गया। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अंग्रेज जो उस वक्त, जो मैंने जैसे आपको कहा कि बंगाल उस वक्त का सबसे अमीर स्टेट था, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले बंगाल को ही पूरा लूट लिया अंग्रेजों ने। इससे बंगाल की संपत्ति खत्म हो गई। और फिर उन्होंने उससे इन्वेस्ट किया गुजरात के डेवलपमेंट है, महाराष्ट्र में मुंबई एक्चुअली पहले 7 आइलैंड्स में डिवाइड था, पर ब्रिटिशर्स को दूसरे देशों के साथ, स्पेशली स्यूज कैनाल के साइड जो देश उनके ट्रेड करने के लिए वो जगह एकदम बेस्ट लगी। तो उन्होंने क्या किया, बंगाल से लूटी हुई संपत्ति को, उससे ज़्यादा संपत्ति उन्होंने वो आइलैंड्स को जोड़ने में लगा दी, जिसका उन्होंने नाम रखा बॉम्बे। अब उनको महाराष्ट्र और गुजरात को गवर्न करने में प्रॉब्लम हो रही थी कि दोनों अलग स्टेट थे, तो उनको ज़्यादा गवर्नमेंट ऑफिशियल्स की जरूरत थी। तो उन्होंने क्या किया, दोनों स्टेट को मिक्स कर दिया और बना दिया बॉम्बे स्टेट। और उस पर एक ही ऑफिशियल, इससे उनका भी फायदा, उन्होंने इससे एक प्रॉब्लम कर दी, इसलिए उनमें दोनों का फायदा, सॉरी मेरी गलती हो, भारतीयों के लोग उन्होंने प्रॉब्लम कर दी। वे गुजरात में रहते थे गुजराती और महाराष्ट्र में रहते थे मराठी, तो उन दोनों के बीच जमीन को लेकर थोड़ी लड़ाई हो गई। फिर आज़ादी के बाद गुजरात और महाराष्ट्र अलग अलग स्टेट बन गए। भी ये सब तो हो गया। तो बंगाल से लिए पैसे को उन्हें गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली इन जैसे स्टेट में इन्वेस्ट कर दिया। अभी जब वो लोग तीन देशों पर राज कर रहे थे, तब उनको चाहिए थे कैपिटल सेंटर में। तो फिर उसको कोलकाता के बाद दिल्ली एक ऐसी सिटी थी जहाँ पर ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल अच्छे से और पूरे देश पर नजर रख सकते थे। उन्होंने कोलकाता को कैपिटल से हटाकर दिल्ली को कर दिया। भी ये तो बात हुई इंडिया के अंदर की कि कैपिटल कैसे चेंज हुई, बंटवारा कैसे हुआ। अभी जो गांधी जी थे वो यात्रा पर निकले, तो फिर ब्रिटिशर से, मैंने आपको शायद आर्टिकल में क्या कहा था कि उन्होंने हमारी पहले एकता को तोड़ा, पूरा अखंड भारत को ब्रिटिशर से तोड़ डाला। फिर पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश राज करने के लिए। अभी फिर शुरू हुई वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश इंडियन सोल्जर, मतलब जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में थे, उन्होंने उनको वर्ल्ड वॉर 1 लड़ने के लिए बुलाया। फिर जैसे वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुई, उसके 10 साल जैसे 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हुई थी और 1918 में खत्म हुई। 20 साल के बाद वर्ल्ड वॉर 2 अचानक से शुरू हो गई। हिटलर ने वर्ल्ड वॉर 2 का घोषित कर दिया, मतलब उससे योजना बना ली और फ्रांस और हंगरी पर हमला कर दिया। अभी क्या हुआ, अचानक से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गई, तो ब्रिटेन को उसमें आना पड़ा। उससे ब्रिटेन जीत तो गया, ब्रिटेन मतलब एलाई कंट्री सब जीत तो गए। इसमें ब्रिटेन था, फ्रांस थे और रशिया, अमेरिका थे, और अलाइड ग्रुप्स में जापान था और जर्मनी और दूसरे सब देश थे। और उसमें अलायंस में चाइना भी ज्वाइंट हुआ, और जैसे ब्रिटेन ज्वाइंट हुआ तब इंडिया उससे उनका गुलाम था, तो इंडिया को भी अपने सैनिक देने पड़े। तो उस चक्कर में ब्रिटिशर्स की ब्रिटेन ये वॉर जीत तो गया, तो उसकी सारा पैसा खत्म हो गया। और उस वक्त भारत में क्रांति की लहर दौड़ गई थी। एक तब गांधी जी इंडिया पूरे भारत को एक करने के लिए
मतलब जिद पर थे, और दूसरे मोहम्मद अली जो पाकिस्तान और बांग्लादेश को ज्वाइन करके एक अलग मुस्लिम कंट्री बनाने के जिद पर थे। और इस सब में ब्रिटिशर को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें, इंडिया को और रूल करे और उनके पैसे बर्बाद करे कि इंडिया को आज़ादी दे दे। अभी उन्होंने फैसला किया कि इंडिया को आज़ादी देनी है, तो उन्होंने सोचा कि अभी क्यों देंगे इंडिया को आज़ादी। उनके पास उस वक्त इतने पैसे थे कि वो राज अभी भी कर सकते 3 साल। उन्होंने वो इंडिया में हालत बहुत खराब हो रही थी, लोग क्रांति पर उतर आए थे। फिर ब्रिटिशर्स पर हमला करने लगे कि इंडिया में पुलिस स्टेशन पर हमले हो रहे थे, ब्रिटिश इंडिया पुलिस स्टेशन पर हमले हो रहे थे। तो ये सब सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग उनको आज़ादी दे देंगे 1947 में। पर वो लोग किसकी डिमांड को माने, गांधी जी जो पूरे भारत को एक रखना चाहते थे, या मोहम्मद अली। फिर उन्होंने दोनों की डिमांड सुनी। गांधी जी ने कहा कि हमें पूरे भारत को एक रखना है, भले हम लोग भले प्राइम मिनिस्टर देश का लीडर अब मोहम्मद अली को बना लो, पर देश एक तो रहेगा। और मोहम्मद अली ने कहा नहीं, हमें हिंदुओं के साथ नहीं रहना है, हमें अपना अलग देश है। तो जल्दबाजी में ब्रिटिशर्स ने मोहम्मद अली की बात मान ली और बंटवारा करवा दिया। उन्होंने बंटवारा कैसे किया, एक पर्सन का नाम है, उन्होंने उनको ब्रिटेन से बुलाया, उसका मुझे नाम तो अभी याद नहीं है। तो उन्होंने क्या किया, वो जो पर्सन था, वो जो ब्रिटिश था, तो मुझे अभी नाम तो याद नहीं आ रहा है, जब जैसे याद आएगा मैं आपको बता दूंगा। ऐसा हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लेना, तब मैं याद करके बता दूंगा। अभी जो वो ब्रिटिश था जो बॉर्डर खींचने आने वाला था, उसने इंडिया को एक बार भी घुमा नहीं था। इंडिया को उसके कदम पहली बार पड़े जब बंटवारा करना था। उसके पहले उसने एक बार बस इंडिया को ऊपर प्लेन से देखा था। फिर ये देखा था कि ब्रिटिश उसमें हिंदू टेम्पल ज़्यादा, हिंदुओं के पास ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, ऐसा तो उससे देखा था। और जब बंटवारे की बात आई तो ब्रिटिशर्स ने उसको ही बुलाया। अभी वो चाहते तो जो इंडिया घूमे हैं उनको ही बोल सकते, इन्होंने इंडिया को पहले से पूरा जानते हैं, इंडिया को कैसे बंटवारा करना चाहिए वो जानते। वो ब्रिटिशर्स ने उनको नहीं बुलाया, उसी पर्सन को बुलाया। और फिर उसने डायरेक्ट आके मैप में बस एक बॉर्डर खींच दी और बस इतना कहा कि आपके पास कुछ समय का टाइम है, आप लोग अदला बदली कर लो, मतलब जो पाकिस्तान में जो हिंदू है वो भारत आ जाए और इंडिया में जो मुस्लिम है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान चले जाए। तो इस जल्दबाजी में बहुत खून खराबे हुए। इसलिए तो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि जितने हमारी खराब हालत ब्रिटिश रूल के वक्त नहीं थी, उससे ज़्यादा तो आज़ादी और बंटवारे की वक्त हुई थी। अभी मैंने आपको ये सब तो समझा दिया कि बंटवारा कैसे हुआ था। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मुझे तो वाटर ब्रेक चाहिए, तो मैं 5 मिनट में मैं आप लोगों से पानी पीकर मिलता हूँ। तो गाइस मेरा वाटर ब्रेक हो चुका है, तो हम लोग अपने न्यू टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये टॉपिक है स्टेप्स ऑफ पार्टीशन। अभी मैंने कहा कि ब्रिटिशर्स से बस ऐसे बिना समझे जाने बॉर्डर खींच ली। अगर वो एग्जिट स्टेप्स से बॉर्डर पार्टीशन करते तो ये सब हमारा खून खराबा होता ही नहीं। ठीक है, वो स्टेप्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ, पर उससे पहले आप लोग प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो लेट्स मूव ऑन आवर टॉपिक। और एक और बात, अगर मेरी कुछ भी स्पीच बोलने में या इंफॉर्मेशन में समझने में कुछ भी गलती हो रही हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, तो मुझे अपनी गलती समझ में आए और मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको सुधार सकूं। तो हम लोग टॉपिक पे जाते हैं, स्टेप्स फॉर पार्टीशन ऑफ वन कंट्री।
तो आपको इसका मीनिंग तो समझ में आ गया कि ये एक देश के पार्टीशन के लिए स्टेप्स है। जैसे पहला स्टेप्स है, पहले हमें दोनों देश की कैपिटल डिसाइड करनी है। ठीक है, भी ऐसा क्यों? तो देखो, पहले कैपिटल डिसाइड हो जाएगी, अब पार्लियामेंट सब हाउस बन जाएंगे गवर्नमेंट के, फिर हम धीरे धीरे मूव ऑन कर सकेंगे आगे। आपको उसका फोटो सब दिख ही रहा होगा। भी सेकंड स्टेप है, ये then do election in both nation and select prime minister। इसका मतलब ये है कि आपको उसके बाद हमें इलेक्शंस का करवाने चाहिए और दोनों देश का प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट सिलेक्ट करना चाहिए। आपको सबके फोटोज यहाँ पर दिखेंगी स्क्रीन पे। अभी आपको पहले 2 स्टेप समझ में आ गए हो, तो मैं थर्ड स्टेप पर जा रहा हूँ। आप लोग दोनों देश को अपनी जीडीपी में से अपने जीडीपी मतलब जो देश की इकोनॉमी होती है उनमें से $100 बिलियन दोनों देश को अपनी इकोनॉमी बैलेंस करने के लिए, ग्रोथ के लिए दे दोनों देश को। मैं इसका इंग्लिश में मतलब है ये है, गिव बोथ कंट्री $100 बिलियन टू बैलेंस देयर जीडीपी। तो फिर ऐसा करते हैं, अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो दोनों देश की जो जीडीपी है ग्रोथ अच्छे से करेंगे और बैलेंस भी रहेंगी। ठीक है, तो आपको पहले 3 स्टेप समझ में आ गए, तो हम चौथे स्टेप पर बढ़ते हैं। चौथा स्टेप ये है कि गिव बोथ कंट्री 10% ऑफ द मिलिट्री। जो देश पार्टीशन करवा, जैसे भारत और पाकिस्तान का पार्टीशन हो रहा है, तो ब्रिटिशर्स को अपनी मिलिट्री में से, दोनों देश को अपनी मिलिट्री में से 10% सोल्जर्स दोनों देश को देने होंगे और हथियार भी। 10% सोल्जर विथ हथियार घुसना के दोनों देश को देंगे, तो दोनों देश थोड़े स्ट्रांग बन पाए, पावरफुल बन पाए और अपने देश की प्रोटेक्शन में उसे यूज कर सके। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये सब खून खराबा क्यों हुआ था, कि जो अदला बदली थी देश की, अगर वो मिलिट्री के अंदर होती, वही ना खून खराबा होता नहीं ना। बिना मिलिट्री के, बिना कोई गवर्नमेंट में पार्टीशन का करवा दिया गया, तो इसलिए हद से ज्यादा खून खराबा हुआ। और अगर मिलिट्री होती, गवर्नमेंट होती, तो उससे संभाल तो सकती थी ना, कि कुछ सालों को टाइम देती, संभल सकती थी। पर बिना मिलिट्री और गवर्नमेंट के उन ब्रिटिशर से हमारा पार्टीशन करवा दिया, और ये भी एक लॉन्ग स्टेप था उनका। भी आपको 4 स्टेप समझ में आ गए पहले, तो हम लोग 5th स्टेप पर बनते हैं। फिफ्थ स्टेप ये है, डू पीस ट्रीटी एग्रीमेंट with both nations and give promise to them that if the war happen between both countries, they will stop the war and do another peace treaty। इसका मतलब ये है, ब्रिटिशर्स को में हमारे और दूसरे देश मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच ही एग्रीमेंट साइन करवाना चाहिए था। वो एग्रीमेंट था पीस ट्रीटी का, और ब्रिटिशर्स को भी हम दोनों इंडिया पाकिस्तान से प्रॉमिस करना था कि जब भी वो एक एग्रीमेंट करना था कि जब भी दोनों देश में वॉर होगी, वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे और दोनों देश पे वापस एक पीस ट्रीटी करवाएंगे और वॉर को खत्म करेंगे। अगर इस स्टेप से होते ना पार्टीशन, तो खून खराबा कभी होता ही नहीं, जो जंग 1-2 दिन में खत्म हो जाती। अभी ये लास्ट स्टेप तो सुन लो। Then at the last draw the border between two nations। अंत में जब ये सब स्टेप हो जाए तब आप बॉर्डर ड्रॉ करिए। ठीक है, अभी आपको सब स्टेप समझ में आ गए होंगे, और आपको याद न रह रहे हो तो मैं आपको उसका एक फोटो, वो स्टेप्स का शायद मैं आपको उसमें एक फोटो अभी दिख रहा होगा, वो स्टेप्स का जो स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो आप लोग उससे याद कर लीजिए और जितना हो सकता है इस वीडियो को शेयर करें जिससे देश का फायदा हो।
हमारे देश का फायदा हो और यूएन को और यूएन तक ये वीडियो जाए और वो ऐसे कुछ लॉज पूरे वर्ल्ड के लिए डिसाइड कर सके। तो हमारा आज का ये टॉपिक, हमारा आज का ये वीडियो ख़त्म होता है। तो थैंक यू। और मैंने आपसे पहले ही कहा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हमारे वीडियो आपको अच्छे लग रहे हो तो लाइक एंड शेयर करें और मेरी कुछ गलती हो रही हो तो कमेंट करें। मैं आपके कमेंट का रिप्लाई ज़रूर दूंगा।